टेस्ट भी है हमारा। कौन सा टेस्ट है मैम? भरा था हमने जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन का था कोई टेस्ट का नाम नहीं है कोई? अतुल महेश। हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ। टेस्ट का गुड नाम इवनिंग नहीं है? मैम। गुड इवनिंग मैम। नाम पता नहीं क्या है। ये कोई वैरायटी है, मेरे को क्वेश्चन पेपर भेजो फिर। हाँ बेटा जीके बोल। का टेस्ट किसका हुआ मैम? स्वामी विवेकानंद टेस्ट है। स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान हाँ प्रतियोगिता। हाँ हाँ, यस मैम। वही वही। मैम हमारा भी है कल। मैम हमारा भी है। ये जो पीछे बेवकूफ है जिसको पता ही नहीं है। मैम ये सबका होता है? बेटा मुझे अभी बताया आप लोगों ने, मुझे नहीं पता। हमारा भी। मैम मेरा होता है, उन्हीं का होता है। किनका होता है बेटा? मैम जिन्होंने फॉर्म फिल किया होता है ना, मतलब जो अपनी इच्छा से देना चाहते हो, उन्हीं का होता है। इच्छा अनुसार। हाँ बेटा इच्छा अनुसार ही होगा, जबरदस्ती करवाएगा तुमसे कोई। कैमरा बंद हो गया यार इसका, ये मेरे को टैग कर लो। वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस है आज। नहीं यार आज तुम्हें मुझे देखना चाहिए, आज तो देखते हो तुम मुझे। ये मैम आज तो जी आज तो बनता है। कहाँ गया पिंटू? स्क्रीन दिख रही हूँ मैं? ये मैम बड़े सुंदर लग रहे हैं मैम। तो प्रैक्टिकल के नंबर नहीं देने मैंने तुझे स्कूल में, चल। ये मस के तब काम आते हैं मैम के नंबर देने। मैम आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मेरे को इतनी चिढ़ मचती थी ना जब मेरी क्लास में बोल के मैम आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। है झूठे कहीं के। नहीं मैम मैंने तो सच में ही बोला था। हाँ हाँ सच्ची की देवी तुम ही हो। चलो सो स्क्रीन दिख रही है सबको? स्टार्ट करते हैं फटाफट से, जितना होता है हमारा। इकोसिस्टम का पेपर था राइट। लेट्स सी यो कैसे। मैम। एक सेकंड, अब पे डाउनलोडेड कहाँ है ये क्या खुल गया है? ये गलत खुल गया मुझसे। डाउनलोड्स वाला खोलना है मुझे। डाउनलोड्स वाला कहाँ है? वेट अ मिनट, इसको स्क्रीन पे रुको यार। क्या है? सॉरी यार गलती हो गई। स्क्रीन पे डाउनलोड करना था। कौन सी डेट का था पेपर? ये डेट 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 मजाला बता दे। मैम 22 अक्टूबर शायद से। सच बोल रही है बच्ची? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। 25। इट्स ओके इट्स ओके। आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, 3-4 और डेट डिजाइन कर लिए बेटे। इधर है। चलो बेटे जी, तो बायो का पेपर डिस्कशन, सैटरडे टेस्ट पेपर डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। एनसीडी होली। यो मैम। ओके सो आइडेंटिफाई एंड इन्यूमरेशन। आइडेंटिफाई करो, नंबरिंग करो प्लांट और एनिमल की स्पीशीज को एक इकोसिस्टम में। तो आपको क्या पता चलेगा इस इकोसिस्टम में क्या है? स्पीशीज कॉम्पोजिशन। यस ठीक है। प्रोडक्टिविटी के लिए आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं थी ना, स्पीशी कॉम्पोजिशन ने जाननी थी आपको, इसलिए नंबर जाना आपने। तो आंसर इज सी। ये एनसीईआरटी की लाइन है। मैम पेज नंबर 242। 242 कौन सा पैरा? फर्स्ट ही पैरा है आई थिंक, बीच में लाइन है उसके ऊपर ऊपर ही ना। सेकंड। सेकंड पैरा ठीक है। हाँ सेकंड। नई बुक में मिला किसी? नहीं नई बुक में नहीं नहीं है। मिला नहीं नहीं नई बुक में नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक फैक्टर? नहीं होना चाहिए ए बायोटिक। ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग। बेटा बायोटिक एंड ए बायोटिक ना कभी कभार जल्दी में ना इंसान वर्ड गलत पढ़ लेता है, तो मेक श्योर कि आप ऊपर ही लिख लो, नहीं तो इसका ए को अंडरलाइन कर लो। तो जो ए बायोटिक कॉम्पोनेंट नहीं है मतलब लिविंग बीइंग होना चाहिए, तो इसमें से लिविंग ऑप्शन कौन सा है? डिकम्पोजर्स। वेरी गुड, इजी था ये तो, इजी पीजी था है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प द वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट? पानी में घुलने वाले इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट थे, पोटेशियम सोडियम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। यही वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये मैंने लिखवाई भी थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक लिख देंगे, कूड़ा हो जाएगा आंसर, तो याद रखना इनऑर्गेनिक है। तो water soluble inorganic nutrient go down into the soil and get precipitated as unavailable salt. अब इसको प्लांट कोई कंज्यूम नहीं कर सकता, नीचे चला गया, ये धरती में छुप गया। डिकम्पोजिशन के टाइम पर होता है ये। कौन सा स्टेप है? लीचिंग। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, हमने करा हुआ है। हाँ पीवाईक्यू में करा हमने। इकोसिस्टम इज डैश बिकॉज रिसोर्सेज मूव फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। तो जो इकोसिस्टम होता है क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है?
ओपन 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 का सिस्टम। मतलब क्या है? मैम ओपन की जो मैम की जो डिकम्पोजर वगैरह है वो ओपनली किसी भी एनिमल को अगर नहीं 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 नहीं, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है? किसी को हम किसी इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जो है वो रिसोर्सेज ट्रांसफर हो सकते हैं, उसको ओपन बोलते हैं। कुछ नहीं हो सकता, उसको क्लोज बोलते हैं। हाँ, ट्रांसफर ऑफ थिंग्स, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा होगा, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन टू और मोर थिंग्स, टू और मोर सिस्टम्स, जैसे दो इकोसिस्टम के बीच में हो गया। ठीक है, जैसे अगर सनलाइट से एनर्जी आई हमारी अर्थ पे, तो जब भी हम उस एनर्जी को यूज करते हैं, खाते हैं, अपने पास लेते हैं, तो कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है ना एनवायरमेंट से। अगर इकोसिस्टम ओपन नहीं होता तो ये लूज नहीं हो सकती एनर्जी। ठीक है, क्लोज सिस्टम क्या है? बेसिकली साइक्लिक प्रोसेसेस को कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस वेयर नो नहीं, साइक्लिक प्रोसेसेस जहां पर क्या लैंग्वेज बनेगी, साइक्लिक वेयर रिसोर्सेज मीन्स विद इन वन इकोसिस्टम, वन सिस्टम। जैसे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है। बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या होता है, आप एटमॉस्फेयर के साथ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हो, लिविंग बीइंग में आया फिर वापस एटमॉस्फेयर में चला गया, ऐसे कभी नहीं होता ना इकोसिस्टम से ही गायब हो जाए। तो वो होते हैं हमारे साइक्लिक प्रोसेसेस, क्लोज सिस्टम होते हैं। तो अगर मान लो कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लेट से लाइमस्टोन के फॉर्म में चली गई, तो वो उसी इकोसिस्टम में स्टोर होके रहती है। तो क्लोज सिस्टम का मतलब है कि जो रिसोर्सेज है वो उसी इकोसिस्टम में घूमते रहेंगे, लेकिन ओपन सिस्टम का मतलब है एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं। इकोसिस्टम ओपन सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लॉस तो हमेशा होता ही है, हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन क्लोज सिस्टम होता है ना, तो कभी एनर्जी लॉस नहीं होता, हम उसको प्रिजर्व कर सकते। थोड़ा समझ आया? यो मैम आंसर तुम्हारा सही है, मैं बस कॉन्सेप्ट ठीक कर रही थी। हाँ, तो इकोसिस्टम इज ओपन सिस्टम एंड रिसोर्सेज कैन मूव फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। आंसर वुड बी वेरी गुड। नाउ गुड, ये तो इजी थे आप लोगों के लिए ना। करेक्ट ऑप्शन ढूंढना में हमेशा चेक करना करेक्ट है या इनकरेक्ट। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन। अब मेरे को कोई हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? चलो, नेहा ने सबसे पहले हाथ खड़ा करा। नेहा, ए के साथ क्या लिखूं? हम थर्ड। कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी नेहा? कम्युनिटी दैट हैज कंप्लीटली सक्सेशन। 2। ए का थर्ड, ए का थर्ड, तो मेरा सी और डी तो हो नहीं सकता। बी का 2, बी का 1, आंसर वुड बी राइट। गुड। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो खाना खाते हैं, प्लांट से लेते हैं, प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं, दोज आर ऑलवेज ऑटोट्रोफ्स, राइट? सो कमिंग टू दिस, वो भी इजी था, ये भी एक्चुअली टेक्निकली तो इजी है। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है ना? यो मैम। पेज नंबर मैम 246 246। चलो, नई बुक में 210। नई बुक में 210। गुड। देखो लेबल होने के लिए कैसे आया, कॉम्प्लिकेटेड वे से आया ये। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डायग्राम की। रेफर द गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम, सम स्पेसेस आर मार्क्ड। आपको ये लेबल करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ए और बी का गड़बड़ी करा है इन्होंने, राइट? बी की जगह पे क्या आएगा सबसे पहले? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर ए की जगह राइट, राइट। और ओके, अनामिका, अनामिका ने हाथ खड़ा करा था ना? अंकिता ने करा था। यस मैम। अंकिता, डी में क्या लिखूं बेटा? देख, डी के ऑप्शन इन्होंने क्या क्या दे रखे हैं, प्लांट, मैन या लॉयन, क्या लिखूं? मैन एंड लॉयन, वेरी गुड। ठीक है, देख लेते हैं। अब इसमें देखो, बी में प्राइमरी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, यहाँ गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे बी में प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, ये हो सकता है बी में प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ए राइट। अंकिता, अब ए में क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। दोनों में सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो डी में क्या आएगा? मैन एंड लॉयन। मैन एंड लॉयन, आंसर वुड बी
डी डी। वेरी गुड। डी नेक्स्ट क्वेश्चन में मदद करेगा, रेज योर हैंड। नेहा और अंकिता का हो गया, उसके अलावा रेस कर लो, फिर मैं उसी से पूछूं, अदरवाइज हम भूल जाते हैं। फटाफट रेस करो। एजर्शन रीजन में तो मौत आ जाती है। करो भाई, रेज योर हैंड। जिसको एजर्शन रीजन सीखना है वो रेस कर लो हैंड। मैं है प्रीति है, प्रीति संधू। हाँ नीलम बोलो, दिव्यांशी। नो मैम, मेरा माइक ही नहीं हो रहा था पहले, तो मैं सोचा आंसर करूंगी तो फिर मैम बोलेंगी कि कहाँ चली गई, इसलिए। हाँ ठीक है कोई बात। चलो प्रीति संधू। assertion है biomass of a species is expressed in term of dry weight is more accurate than fresh weight। कोई किसी का भी बायोमास अगर मुझे जानना है तो मैं उसको ड्राई वेट में स्टडी करूं, पानी वानी सारा निकाल के, या फिर उसको पानी के साथ स्टडी करूं? ये सही है? ड्राई वेट के साथ। क्या वो ज्यादा एक्यूरेट होता है? ये स्टेटमेंट सही है? यो मैम। ठीक है, रीजन की स्टेटमेंट देखते हैं। फ्रेश वेट इज अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन। जो फ्रेश वेट होता है वो होता है। यस मैम। ठीक है, अब इसके बीच में रीजन देखते हैं, बिकॉज लिख देते हैं। बायोमास ऑफ ए स्पीशी को हम ड्राई वेट में ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं एज कम्पेयर टू वेट वेट में, बिकॉज जो फ्रेश वेट होता है वो एनवायरमेंटल कंडीशन से इफेक्ट हो जाता है। क्या सेंस बन रहा है? यो मैम। आंसर वुड बी प्रीति ए। करेक्ट है ना? यो मैम। ध्यान से देख लेना, एजर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है। कभी कभार ये ए वाला ऑप्शन बी में डाल देते हैं, धोखा करते हैं। यस मैम। नेक्स्ट एजर्शन रीजन दिव्यांशी बताओगी? तो जो बच्चा नीट में एजर्शन रीजन सीखना चाहता है वो मदद करे, तो बताओ कौन मदद करेगा? यो मैम। प्रीति। अब तो दिव्यांशी। प्रीति बेटा हो गया तेरा, बैठ जा। जब कोई नहीं करेगा तब मैं तुझसे पूछूंगी। अब रुक जा, अब दूसरे को मौका तो ग्रेजुअल एंड फेयरली, ग्रेजुअल भी होना चाहिए, फेयरली प्रेडिक्टेबल भी होना चाहिए। चेंज इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड सक्सेशन। तो दिव्यांशी स्टेटमेंट सही है? यो मैम। सही है। सक्सेशन एंड इवोल्यूशन आर सेम होते हैं दिव्यांशी, स्टेटमेंट सही है? यो मैम। सेम है? नहीं बेटा, नो मैम। सक्सेशन का मतलब होता है एक बैरिन लैंड था, उसमें धीरे धीरे लाइफ आई है और अब वो फॉरेस्ट में चेंज हो गया है, वो सक्सेशन है। इवोल्यूशन का मतलब है वहां पे कितने मर्जी ऑर्गेनिज्म हो, उनमें धीरे धीरे चेंज आ रहा है। और इवोल्यूशन कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता। आप ये नहीं बता सकते इवोल्यूशन का एंड रिजल्ट क्या होगा, किसी को नहीं पता होता इवोल्यूशन। ठीक है, ग्रेजुअल है लेकिन कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, इट्स अनप्रिडिक्टेबल, राइट? तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर वुड बी दिव्यांशी बी। बी। यो मैम। बेटा ध्यान से पढ़, ऑप्शन बी। क्या आंसर मैम होगा? सी सॉरी मैम। और ऐसे आप जाते हैं आपके 4 नंबर खो। ध्यान से पढ़े, आंखों को धोकर आए। कौन हंस रही है? मैम जो हंस रही है उसको पीटो। क्वेश्चन अगला वही बताएगी। मनीषा पहले हाथ में, मैं ही बताऊंगी, अब तो सबको जानने दो। आजा मनीषा। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गलती ढूंढने का। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन एनारोबिक प्रोसेस। मनीषा सही बात है? नो मैम। नहीं भाई, मेनली एरोबिक होता है ये। एनारोबिक यार, पत्ता पेड़ से टूट के नीचे मिट्टी में गिरा है, अब उसको क्या ऑक्सीजन से बचाते फिरोगे तुम? ऑक्सीजन में खुला पड़ा है, वो वहां पे डिकम्पोज हो जाता है वो। तो इट्स एन एरोबिक प्रोसेस, मेनली एरोबिक प्रोसेस है ये। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म अकर साइमल्टेनियसली ऑन डिट्राइटस। सही बात है ये? यस मैम। स्टेटमेंट है ये एनसीईआरटी की। यस मैम। पेज नंबर? मैम 243। 243। और दूसरी बुक में 207। 207। सबको लाइन मिली? अंडरलाइन करो इसे। यो मैम। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, ये हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइड डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। सही है? यस मैम। ठीक है। कौन सी लाइन है एनसीईआरटी की? पेज नंबर? मैम 242। 242। ठीक है। पॉन्ड इज अ डीप वाटर बॉडी। डीप होता है, गहरा होता है? नहीं नो यार, मैम। धक्का देके देखना पड़ेगा। मैम। किसको धक्का दे? भुवनेश्वरी को धक्का देके देखना पड़ेगा। देखो हमें तो लगता नहीं है गहरा, बाकी भुवनेश्वरी देख के रहेगी डूब के। अरे अरे डूब गई मैडम, गहरा था ये तो। शैलो होता है, ठीक है, बहुत गहरा नहीं होता, पर फिर भी डूब सकते हो। तो है जिसकी हाइट 5.1 5.5 है। 1 5। कितनी है प्रीति तुम्हारी?
मैम आज ही हुए बट 157 के आसपास है, 157 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने कहा 157 है। ओ, तो ये है हमारी क्लास में छुटकी। ठीक है। The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factor. मनीषा, detritus की chemical composition और environment का factor decide करता है कि decomposition कितनी जल्दी होगा या धीरे होगा। यस मैम। बिल्कुल। तो करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है हमें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ए और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन गलत दिए कम बखतों ने। आंसर वुड बी ए एंड डी। अच्छा, ये ओके ओके ठीक है, आई गॉट दिस क्वेश्चन। ये ना बहुत सारी हेल्प बुक में गलत लिखा है। उसमें लिखा है कि एनारोबिक प्रोसेस को सही टिक करा हुआ है, ऐसा नहीं है। और कुछ बुक्स में इसको भी गलत टिक करा हुआ है। आंसर वुड बी ए एंड डी, लिख लो। ठीक है। यो मैम। मैम जो साइमल्टेनियस वाला है वो एक बार बता दो कि कैसे होता है वो साइमल्टेनियसली। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, चीजें टूटेगी। यो मैम। जब फ्रेगमेंटेशन हो रही है उसी के साथ नीचे लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने कहा था ना हम अपनी सहूलियत के लिए इसको अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन प्रोसेस साथ हो रहा होता है। फिर हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म होता है कि माइक्रोब्स एक्ट करते हैं, ये बोलते हैं। लेकिन बेटा जब फ्रेगमेंटेशन हो रहा होता है ना अर्थवॉर्म के थ्रू, उस टाइम पे भी इसके ऊपर माइक्रोब काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तुम बैक्टीरिया को रोक के थोड़ी रखोगे कि अगले स्टेप में आ, बैक्टीरिया इस पे अभी भी खाना खा रहा होता है। ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट एक साथ काम करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया हर स्टेज में होता है। और जैसे जैसे वो टूट रहा है ना, जैसे ये इतना बड़ा लीफ है, लेट्स से ये थोड़ा सा भी फ्रेगमेंट हुआ है, अभी तो फ्रेगमेंटेशन चल ही रही है ना, बेशक ये थोड़ा सा टूटा है, लेकिन उसी के साथ लीचिंग स्टार्ट हो गई है नीचे जाना। तो इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ऑलमोस्ट एक साथ चलते हैं। ठीक है। यो मैम। बस अब अपनी सहूलियत के इनको अलग अलग पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सी सत्य है? ओके, कौन मदद कर रहा था? अब जल्दी बताओ कौन मदद करेगा यार, किसको सीखना है? मदद ही चाहिए मुझे, सही आंसर नहीं चाहिए, वो मैं ढूंढूंगी। एनीवन? विशाल, तमन्ना, राइट? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तमन्ना करेगी। जगदीश नाम से किसने ज्वाइन करा है? मैम अनीता। अनीता। तो ऑर्डर सुन लो, अभी तमन्ना, फिर अनीता, फिर अंकिता, फिर भूमि, फिर आरुषि। ठीक है, चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सत्य वचन ढूंढने हैं। डिट्राइटस ब्रेक डाउन डिट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज फ्रेगमेंटेशन। सही बात है। यो मैम। कौन आंसर दे रहा है? मैम तमन्ना। तमन्ना, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, पानी में घुलने वाले इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट नीचे चले जाते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ये बात भी सही है। यस मैम। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डिट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ये भी सही है। यो मैम। ये सारी स्टेटमेंट सही है। आंसर वुड बी ए ऑप्शन। यस, राइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? कौन था? किसका टर्न है? कौन फंसा इस क्वेश्चन में? मैम जगदीश। हाँ जगदीश बेटी। अनीता। यो मैम। अनीता, राइट? यस मैम। अनीता एक बात बता, और तुम सारे बताओ, तुमने सारी स्टेटमेंट पढ़ी? नो मैम। नो मैम। Which of the following statement are false? मैंने तुम्हें बोला ना जब लंबा हो सिर्फ दो ऑप्शन देखा करो, उससे रूल आउट हो जाता है। देखो कैसे करना है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, देखो अनीता, इकोसिस्टम फूड वेब्स आर फाउंड, इकोसिस्टम में फूड वेब मिलती है। सही बात है। यो मैम। बिल्कुल सही है। ड्राई वेट इज चूजन फॉर एक्सप्रेसिंग द बायोमास ऑफ ए स्पीशीज इफ इज टू अवॉइड वेरिएशन इन वेट ड्यू टू सीजनल मॉइस्चर डिफरेंसेस इन द बायोमास। वो कह रहा है कि ड्राई वेट हम यूज करते हैं किसी का भी बायोमास बताने के लिए, क्योंकि अगर हम दूसरा वेट फ्रेश वेट यूज करते हैं तो सीजनल वेरिएशन के साथ उसकी वैल्यू भी वेरी कर जाती है। जैसे मैंने एक लीवर का फीस लिया, हाँ ये सही है, जैसे मैंने एक लीवर का फीस लिया, मैं इसको इसका बायोमास जानना चाहती हूँ, उसको मैंने मेजर कर लिया, ठीक है, और इस लीवर के फीस को लेके मैंने ड्राई कर लिया, ड्राई करके उसके बाद मैंने इसको आगे जाके वेट करा, तो ज्यादा अच्छा वेट मुझे ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब ये वेट था ना, हो सकता है इन्वायरमेंट में बहुत मॉइस्चर हो तो ज्यादा वेट हो, अगर इन्वायरमेंट ड्राई होगा तो ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ड्राई वेट में कभी इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम ड्राई वेट को प्रेफर करते हैं। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही। मुझे ढूंढनी फॉल्स है ना, राइट, फॉल्स ढूंढनी है ना, यानी कि ए और बी ऑप्शन हो सकता है मेरा आंसर। नीता नो मैम।
तो जिसमें ए और बी है उसको रूल आउट कर दो। Rule out Yes, ma'am. और मेरा आंसर No, बी और ma'am. डी में से है। बी और डी में से आंसर है, या तो आंसर ऑप्शन मेरा एच पढ़ना है मुझे, आई पढ़ना है मुझे, एल पढ़ना है मुझे, के पढ़ना है मुझे, 4 ऑप्शन पढ़ने हैं बस, बाकी तो पढ़ने ही नहीं थे। अब इस पे आओ, देखो हेल्दी इकोसिस्टम आर बेस फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल सर्विस। जो हेल्दी इकोसिस्टम है उससे बहुत सारे एनवायरमेंटल सर्विसेज मिल क्यों सकती लगा जाम आप आगे? है। रमिता क्या माइक चक्कर आगे आगे कैसे लगा? अभी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मेरे से काम करवाएगी। देखो हेल्दी इकोसिस्टम में एनवायरमेंटल सर्विसेज मिलती है, पर इसका हमें इकोनॉमिक फायदा नहीं होता। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि मैं वहां से टिम्बर निकाल लूं और उसको फैक्ट्री में यूज करूं, या वहां से कोई मेडिसिन निकाल लूं और उसको सेल कर दूं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब पैसे में ग्रोथ। अगर कोई इकोसिस्टम हेल्दी है तो उससे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, लेकिन क्या मुझे उससे फाइनेंशियल कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी? Yes, ma'am. मिलेगी. मिलेगी ना? ये स्टेटमेंट गलत हुई? Yes, ma'am. ठीक है, तो एच गलत है, एच गलत है। इसके साथ वाली पढ़ ले, क्योंकि हो सकता है ये ऑप्शन सही हो, मुझे गलत ही तो ढूंढना है। अब मैं आई पढ़ूंगी सीधा, आई। हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम नॉट मिटिगेट ड्रॉट। मिटिगेट का मतलब है सॉल्व। तो जो सूखा पड़ा होता है, ड्रॉट सूखे हो जाते हैं ना, तो अगर कोई इकोसिस्टम हेल्दी है तो वो अगर वहां पे सूखा पड़ जाए वो उसको खुद से रिकवर नहीं कर पाएगा? मैम कर सकता है. कर सकता है ना? ये स्टेटमेंट गलत है। Yes, ma'am. वो गलत ढूंढनी थी, आंसर वुड बी B. B. तो तुमको हमेशा 2 ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद नीचे ऑप्शन देखना है और फिर अपना आंसर ढूंढना है। समझ आई? इतना नहीं पढ़ना था। Yes, ma'am. आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स? अगला कौन है बच्चा? आरुषि। अंकिता. लास्ट अंकिता। अंकिता। अंकिता आवाज आ रही है? यस मैम। चलो आ जाओ, फॉल्स ढूंढना है, मैं गलत ढूंढना है। क्वांटिटी ऑफ बायोमास इन अ ट्रॉपिकल लेवल एट अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप, क्रॉप का मतलब लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग ढूंढो अंकिता। क्रॉप मतलब लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग। लिविंग। तो वो कह रहे हैं कि किसी भी बायोमास को अगर ट्रॉफिक लेवल पे मैं स्टडी कर रही हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको मैं कह सकती हूँ स्टैंडिंग क्रॉप। सही बात है। यस मैम। हाँ, बिकॉज बायोमास इज ऑल्सो लिविंग। गुड, ये सही है। द एनर्जी कंटेंट इन अ ट्रॉफिक लेवल इज डिटरमाइंड। एक एनर्जी कंटेंट एक ट्रॉफिक लेवल में हमें कैसे पता चलता है? बाय कंसीडरिंग अ फ्यू इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशी एट दैट ट्रॉफिक लेवल। कि जैसे ये ट्रॉफिक लेवल है, मुझे इस पे एनर्जी कंटेंट जानना है, ठीक है, कितना एनर्जी है, तो मैं बस इतनी सी स्पीशीज है उसके बारे में पता कर लूं तो मुझे एनर्जी कंटेंट पता चल जाएगा। सही बात है ये? नो मैम। नहीं ना, सारा पता करूंगी, राइट? जस्ट अ सेकंड। नाउ द सक्सेशन दैट अकर इन नियरली कूल्ड लावा इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। कूल लावा के ऊपर प्राइमरी सक्सेशन होती है, सेकेंडरी? अंकिता? प्राइमरी। प्राइमरी होती है। गुड। रेट ऑफ सक्सेशन इज फास्टर इन द सेकेंडरी सक्सेशन। जो सेकेंडरी सक्सेशन होते हैं उसमें सक्सेशन जल्दी होता है देर से? जल्दी होता है। जल्दी, क्योंकि उसमें सॉइल बनी होती है ना ऑलरेडी, तो जल्दी होता है। वेरी गुड। फाइटोप्लैंक्टन आर द पायनियर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। यस मैम। यस, वेरी गुड। भाई तालियां बजाओ, बहुत अच्छे से बोला उसने। ताली क्यों नहीं बजा रहे? मैं बजा रही. हाँ तो मेरी। यस, गुड, वेरी गुड अंकिता। सो अंकिता गलत ढूंढना था ऑप्शन, तो कितने गलत है? आंसर वुड बी B option only. ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। यस, आंसर वुड बी ए। बी ऑप्शन ओनली। कौन थी? मैम मैं B आंसर बता रही थी, B गलत है. बता क्यों रही थी? तेरी टर्न ही नहीं है। जब भी तुम्हारी टर्न ना हो तुम बैठ के पान खाया करो। चलो, एनिको से अगली टर्न किसकी है? मैं भुवनेश्वरी। भूमि? इतना लंबा नाम नहीं बोलेंगे। भूमि, भुवनेश्वरी का मतलब क्या होता है? मैं मुझे खुद नहीं पता है। यार इसको 1 साल होने को आया है, इसको अभी तक नहीं पता तुमको? मैम मैंने मेरे को पता नहीं करती इसका अपने नाम का मतलब। क्या? मैम मेरे को खुद अपना नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पता ही नहीं करती। तो प्यारा तो नाम है, इसको अच्छा लगता बताओ? कदर ही नहीं है। कोई बात नहीं। होमवर्क में मैंने तुम्हें डिजीज दी थी ना, किसकी टर्न थी होमवर्क में डिजीज करने की?
अंकिता करके आई होमवर्क? यस मैम। अंकिता और मनीषा की थी मैम। मनीषा की भी अंकिता और थी। मनीषा, अरे हाँ मनीषा वही डिप्टेरिया करके आइए। है मनीषा? होमवर्क से पहले पूछ रही है क्या होता है, करके आई है? लगता नहीं करके आई, देख चुप हो गई। 45 क्वेश्चन मैं पूछूंगी, याद है मुझे। नाउ एन इकोसिस्टम इज अ भूमि, इकोसिस्टम इज अ, आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। Biological community and components of a physical environment with which the community interact. Biological मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग से इंटरेक्ट कर रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से, फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। यही होता है इकोसिस्टम, ऐसे बनाते हैं, है ना? मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। ओहो, नेक्स्ट किसकी टर्न है? आरुषि, यस मैम। आ जाओ। ए के साथ क्या आता है? फोर्थ ऑप्शन। जिसको नहीं पता वो ये समझ लो कि जैसे कोई भी बैरन लैंड है, ठीक है, बेयर लैंड होना चाहिए बिल्कुल, उस पर पहले कोई लाइफ नहीं होनी चाहिए, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन में जब सबसे पहले स्पोर्स आएंगे और जर्मिनेट करेंगे और पहली बार लाइफ आके वहां पे जर्मिनेट करेगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एकेसिस। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लेना, ये हमने लिखी नहीं। तो ए के साथ फोर्थ सही है। अच्छा बेटा बता, फूड वेब। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू इकोसिस्टम। यस, बी के साथ 1, तो ए के साथ फोर्थ, ए के साथ फोर्थ, ए के साथ फोर्थ, ये तो नहीं होगा। बी के साथ 1, आंसर वुड बी सी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हम देखेंगे, दैट इज कि डेट्राइटस फूड चेन, डेथ ऑर्गेनिज्म से बनने वाली फूड चेन आपको ज्यादा कहाँ मिलती है, पानी में या टेरेस्ट्रियल पे? टेरेस्ट्रियल में। और पानी के अंदर आपको ज्यादा एक मछली दूसरी मछली को खिंचाती है, ये दिखता है। डेट्राइटस से ये मत समझ ना सिर्फ कि मैम घास ही तो है, घास तो घोड़ा खाता है, मछली थोड़ी खाती है बेटा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाती है ना, ज़ूप्लैंक्टॉन्स। तो ग्रेजिंग फूड चेन मेन फूड चेन है एक्वेटिक इकोसिस्टम की। सुनने में अजीब लगता है लेकिन सच्ची है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और ये डेफिनेशंस लिख लेना, ठीक है, एक बार के लिए लिख लेना, ये गलत हो सकती है। क्लियर? यो मैम। स्क्रीनशॉट। मैम। लास्ट क्वेश्चन, फिर हमें अंकिता और मनीषा दिप्तेरिया बढ़ाएंगे। चलो आइए नेक्स्ट, कॉलम ए कॉलम बी करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। चलो एक कोई बता दो, कोई भी बच्चा, नंबरिंग तो खत्म हो गई। कौन बताएगा? ओके प्रिया, प्रिया कौन सी वाली प्रिया हो? मैम गलती से हो गया। माफ करो, मैं नहीं। और कौन बताएगा? आ जा, नीलम आ जा, नीलम बताएगी, उसको ज्यादा हंसी आ रही है। आप भी दिव्यांशी। ओह एक सेकंड, स्नेहा, स्नेहा बताएगी। आजा बेटा स्नेहा, हंसी आ रही है ना, आजा बता। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग का बायोमास? स्नेहा, लिविंग या नॉन लिविंग है? हंसने में कंट्रीब्यूट करना है, पढ़ने में नहीं। बता दिव्यांशी। मैम लिविंग। अभी बताया है मैंने ऊपर। और स्टैंडिंग स्टेट से किसका बायोमास? नॉन लिविंग। राइट, सो स्टैंडिंग स्टेट क्या आंसर होगा ए के साथ? Amount of nutrition in the soil at a given time. Yes. 2 और सी का? 4। ए का 2। अरे आंसर तेरा। ए ऑप्शन। ये मैम। कूल, चलो जी होमवर्क कर ले एक बार डिस्कस। यो मैम। चलो उससे पहले मैं तुम्हारा पोल स्टार्ट कर दूं, तब तक यो मैम। I'm launching the poll, you can answer. चेक करो। Okay, let me check.
We have 45 students, at least 35 answers. 23 आए मुझे अभी तक. बाकी बच्चे फिर तुम मेरे से फिर नाम बुलवाओगे. नीलम, दिव्यांशी, भूमि, विशाल, नेहा, अंकिता. करा आप लोगों ने? कर दिया है। यस मैम, यस मैम। अच्छा, इन्होंने कर दिया. कर दिया है। ओके. दीक्षा, प्रिया, जगदीश, आप लोगों ने करा? यो मैम। मैम ओके. आरुषि, प्रीति, मुस्कान. मुस्कान आपने करा? यो मैम। मुस्कान बोलो. मुस्कान डाउट है बेटा? श्वेता, रुशिल. रुशिल आपने करा? श्वेता मैम दोनों ने कर दिया. अच्छा, रुशिल ने नहीं जवाब दिया. ओके. नवप्रीत, आंचल, सुनिधि. कर दिया मैम. ओके. साक्षी कौन सी आई है? ठाकुर या दूसरी? शगुन, नीता एंड प्रिया. मैम कर दिया। हम कर लिया। शगुन, नीता और प्रिया तीनों ने कर दिया. गुड. रितिका, ईशा. साक्षी ने बताया नहीं, ये कौन सी साक्षी है? आशा, तनिष्क. मैम ईशा ने कर दिया. आशा ने कर दिया. तनिष्क ने भी कर दिया. गुंजन, करुणा. गुंजन, करुणा ने करा. रितिका, शालिनी, अनुपमा. इन तीनों ने नहीं करा. किंजल, तुम सो गई? शिवांशी, अपूर्वा. मैम कर दिया. ओके. इन तीनों ने करा. अनुशिवा, पलक. अनुशिवा, पलक ने कर दिया. अदिति, पल्लवी नहीं करा. पल्लवी ने कर दिया. तान्या, पलक. यो मैम। तान्या ने कर दिया. मीनाक्षी, रमिता एंड वैशाली, आप लोगों ने करा? रमिता ने कर दिया. तो जिन्होंने नहीं करा उनका मैं क्या करूं? है क्या बताओ? एंड कर रही हूँ मैं कॉल. ओके. सो मोस्ट ऑफ यू आर एक्साइटेड. यो Okay, मैम। गुड गुड गुड. एक्साइटमेंट सही है ना? वेरी गुड. चलो आ जाओ भाई. अरे हो गया. ओके. होमवर्क देख लेते हैं. कौन से पेज नंबर पे था? मैम इसमें ही था जो आप। ठीक है. तो अंकिता ने प्लेग और लेप्रोसी समझाना है हमें, है ना? अंकिता भाई, प्लेग उठाओ नोट्स और बताओ प्लेग क्या होता है. कैमरा ऑन कर सकते हैं अंकिता? अंकिता है? चली गई मैम हूँ। है? कैमरा ऑन करेगी? नो मैम। ठीक है, चल बता दे प्लेग के बारे में बता. मैम प्लेग को हम ब्लैक डेथ भी बोलते हैं और इसके पैथोजन का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस. यर्सीनिया पेस्टिस. वेरी गुड. और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब रैबिट और रैट के काटने से होता है ये. और ये 3 टाइप्स का होता है. फिनोमिक होता है, बिबोनिक होता है और स्टेप्सिमाइसिक होता है. जो फिनोमिक होता है उसमें लंग्स इन्फेक्शन होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है और कफ होता है, खांसी आती है और चेस्ट पेन होता है. और जो ब्यूबोनिक होता है वो लंग मतलब लिम्फ नोड्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है. हाँ. और ये एक फ्लीज होती है ना, उसके काटने से होता है. और लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेलन हो जाती है उनमें और दर्द करने लगती है. और जब ये बाइट करता है ना फ्लीज, तो ये एक बैक्टीरिया होता है जो स्किन के अंदर चला जाता है. तो इसलिए जो लिम्फ नोड होते हैं वो मतलब स्वेलन हो जाती है उनमें. और ये जो बाइट कर जाती है. ओके. नेक्स्ट. बोल. माई सेप्टिसेमिक होता है जिसमें मतलब ब्लड इन्फेक्ट होता है इसमें. नहीं आपको इतना नहीं जानना. बुबोनिक प्लेग जितना ही था. और कोई इसका क्योर है? और इसके सिम्टम्स होते हैं, फीवर आता है, बॉडी एचिंग होती है और हेडेक होती है, वीकनेस होती है और कफ होता है, वॉमिटिंग होती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो बीमार है. और इसका ट्रीटमेंट है, उसको एंटीबॉडीज दी जाती है. और एक बायोटिक्स दी जाती है बेटा.
टीडिया आ जाता है ना, एंटीबायोटिक देते हैं। यस मैम। हम्म, और स्टेरिटोमाइसिन एक वो होती है, मतलब एंटीबॉडीज उसको दी जाती है। एंटीबायोटिक, पहले तो एंटीबॉडी को हटा के एंटीबायोटिक कर, यस एंटीबायोटिक मैम। कर उसे, है ना। ये जो वर्ड है ना स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो तुमको माइसिन माइसिन वर्ड मिलेंगे आप लोगों को, तो जर्नली एंटीबायोटिक के आगे लगे होते हैं, ठीक है। तो जो उसने भी Yes. नाम बोला वो वन ऑफ द एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटीबॉडी को काट के एंटीबायोटिक कर दे। यस, और कुछ? और इसका टेस्ट होता है कोई F1RDT जो नहीं डिटेक्ट करता है एंटीजन को। हाँ हाँ, नहीं करना आपको ये। गुड, एनीथिंग एल्स? और बस इतना ही था। और यस मैम, इतना ही है। गुड, ताली बजाओ भाई, वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू बोलो उसे, तुम्हारे लिए होमवर्क करके लाए को। थैंक यू अंकिता। थैंक यू अंकिता। वेरी गुड अंकिता, बहुत अच्छे से किया है। चलो नेक्स्ट कौन सा था अंकिता आपके पास? लेप्रोसी। लेप्रोसी, चलो अब लेप्रोसी बताइए हमें, बताओ। इसे हैंसन्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। हैंसेंस डिजीज। और इसका पैथोजन का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। और ये मतलब जैसे कि हम किसी से हैंड शेक करते हैं या फिर मतलब छींकते हैं किसी के सामने, तो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उनके अंदर चले जाते हैं और उनको भी हो जाता है। और contagious है ये। मसल्स पेन हो जाती है फिर उनको। और मतलब पेल और मतलब पिंक कलर के पैचेस होते हैं उनकी स्किन पे पड़ जाते हैं। और उनकी स्किन मतलब उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनकी स्किन के ऊपर ना कोई इंसेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं। सेंसेशंस होती है। गुड मैम। और रेडिश स्किन हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं, और जो उनकी सेंसरी कुछ होता है वो लूज हो जाती हैं। और ये सेंस ऑफ टच जो होता है वो लूज हो जाता है, उस एरिया में पता नहीं चलता। यस मैम। और इससे भी मतलब इसको ट्रीटमेंट करते हैं एंटीबॉडी से। एंटीबायोटिक्स। यस मैम, क्योंकि एंटीबायोटिक्स। ये भी बैक्टीरियल हो गया ना, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए अगर एंटीबायोटिक ही लेते हैं, है ना, तो एंटीबायोटिक से, तो एंटीबॉडी को एंटीबायोटिक करते हैं बस अपने उसमें, ठीक है। यस मैम। गुड, वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग करो नालायक। थैंक यू बोलो। थैंक यू थैंक यू। अंकिता ये नोट्स मुझे भेज देना, मैं ग्रुप में भेज दूंगी सबको, ठीक है। यस मैम। गुड जॉब अंकिता। चलो भाई, कहाँ है मनीषा? दर्शित चली गई क्या? नहीं, मनीषा से नहीं। मनीषा। मनीषा कहाँ गई? मनीषा वैसे ऐसे एग्जिट नहीं करती, आएगा इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। चलो कोई बात नहीं, अब लास्ट का पेज रिवाइज कर ले, ये रह गया था ना हमारा। मैम। इसको खत्म करेंगे हम लोग। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर तो हमने बाकी सारा कर ही लिया है, राइट? इसको भी खत्म। चलो, सो हम कर रहे थे उस टाइम पे बायो फर्टिलाइजर एंड बायो कंट्रोल। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब क्या है? ऐसी चीजें आप यूज करो, नेचुरल चीजें यूज करो जिससे खेतों में बीमारियां होने से रुक जाए, राइट? यही थे हमारे बायो कंट्रोल ना, biological control of pest and disease. So in agriculture there are methods of controlling pest. Pest मतलब मैम वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डैमेज करता है एग्रीकल्चर को। हाँ, फसल खाने वाले ऑर्गेनिज्म। जनरली ये क्या होते हैं? लाइक इंसेक्ट्स। जनरली इंसेक्ट्स निकलते हैं, एम्फिड्स वगैरह, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? नेचुरल प्रेडेटर ले आते हैं। तो एक मेथड है उसका नेचुरल प्रेडेटर की, जैसे मैंने बोल दिया एम्फिड है, उसको खाने वाला उसका नेचुरल प्रेडेटर ले आओ। उसका नेचुरल प्रेडेटर है कौन? हेलीकॉप्टर। क्या बुलाते हैं हम उसको? हेलीकॉप्टर ही बुलाते। ड्रैगन फ्लाई। राइट, ओके नाउ। और इसी को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं कि हम पेस्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मर इज द बायोडाइवर्सिटी की ज्यादा हेल्थ हो जाए, ये ऑर्गेनिक फार्मर चाहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ही होता है ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। सो इसमें से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज कन्वेंशनल फार्मिंग। कन्वेंशनल फार्मिंग का मतलब है वही पुराना तरीका जिसमें हम क्या करते हैं? यूज
पेस्टिसाइड्स। ठीक है, अब ऐसे लिख लो यूज केमिकल्स। तो कन्वेंशनल फार्मिंग को हमने जब क्लास में किया था ये, तो हमने टेबल बनाया था। ओके, तो आप देख लेना, कन्वेंशनल फार्मिंग के नीचे लिखा था यूज केमिकल्स, और होलिस्टिक अप्रोच का मतलब था ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है नेचुरल फर्टिलाइजर को यूज करना। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करना। गुड। फॉर एग्रीकल्चर, गुड, राइट। तो बायो कंट्रोल का यूज क्या है कि हमने जब से बायो कंट्रोल यूज करने लगा है उसकी वजह से हम केमिकल्स को कम यूज करते हैं। हम बायो कंट्रोल तो बोल रहे हैं लेकिन इसका एग्जांपल करना जरूरी है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज। लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज क्या खाती है? लेडी बर्ड क्या खाती है? एम्फिड्स, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। सॉरी, एम नहीं आएगा। एम्फिड्स, जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं उनको लेडी बर्ड खाती है। ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई किसको खा रही थी? मस्कीटोस। मैंने ऊपर उल्टा बोल दिया शायद। मस्कीटोस खाने के काम आएगी, राइट। सो मस्कीटोज वैसे तो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते, देखा जाए तो मस्कीटो फसलों को नहीं खाते। इट्स जस्ट दैट मस्कीटोज जब किसी एरिया में होते हैं तो वहां पे काम करने वाले फार्मर्स को तंग करते हैं। ये दिक्कत है मस्कीटो के साथ, तो उसको भी हटाना पड़ता है हमें, राइट। नेक्स्ट इज, अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो माइक्रोबियल कंट्रोल में आप बीटी कॉटन का पढ़ सकते हो, बैसिलस thuringiensis, जिसमें बीटी स्टैंड करता है बैसिलस thuringiensis के लिए। तो इस केस में क्या होता है कि कॉटन प्लांट के अंदर में से जीन डाल देते हैं कि उसके ऊपर कीड़े आके ना लग पाए, जैसे बुलवॉर्म ना उसके ऊपर लग पाए। ये हम बायोटेक में पढ़ते हैं ना, यो मैम। यहाँ पे मेंशन करता है। एक और एग्जांपल मेंशन करता है, इस पे क्वेश्चन आता है, जैसे फंगस ट्राइकोडर्मा। इसका क्या एग्जांपल है, क्या करता है ये? बोलो 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 बोलो, कुछ याद आया? इम्यूनिटी में जाके लगती है। इट इज अ फंगस ना, तो ये कहाँ जाके लगता है फंगस? जनरली हम कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ लगता है? रूट में। रूट्स में ना, रूट्स में। रूट से खाना लेता है और उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता रहता है, राइट, क्योंकि हाइफा फैला के न्यूट्रिएंट खींच लेता है। इसका फायदा क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट की तरह कैसे यूज हो रहा है? बिकॉज ये क्या करता है, जहां पर ये होता है ना वहां पर ये और किसी कीड़े को लगने नहीं देता। कभी तुम नोटिस करना, जर्नली किसी पेड़ के रूट्स के पास आपको दिखाई देगा चींटियां बहुत होती है, अगर स्पेशली वो फ्रूट वाला हो। आम के पेड़ के पास चींटियां बहुत है ना, तो ये क्या करेगा ट्राइकोडर्मा, ऐसे किसी चीज को पास नहीं आने देगा, तो पेड़ को बचा रहा है ना वो डिजीजेस से। So this is a good example. Similarly, बुकोलोवायरसेस का भी एक एग्जांपल है। देखो बुकोलोवायरसेस क्या होते हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ वायरसेस, पैथोजन है जो इंसेक्ट को अटैक करते हैं और कुछ आर्थ्रोपोड को ये अटैक करते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही इन्फेक्ट करते हैं। जैसे अगर इसने डिसाइड कर लिया कि इंसेक्ट एक को ये खाएगा, तो इंसेक्ट एक को ही खाएगा, ना ये बी को खाएगा ना सी को खाएगा, और ना ये किसी प्लांट को अटैक करेगा। तो ये भी अच्छा है ना, मैं थोड़ा सा वायरस को छिड़क दूं अगर अपने सिस्टम के अंदर, अगर अपने खेतों के अंदर, तो वहां पर वो पर्टिकुलर इंसेक्ट को खा जाएगा, तो मेरी फसलें बच जाएगी और किसी इंसेक्ट को ये नुकसान पहुंचाएगा नहीं, एनिमल्स को ये खाएगा नहीं, खाना पकने के बाद ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमें भी नुकसान नहीं देगा, राइट। तो बिकुलो वायरसेस को भी, ये इमेजिन करना मुश्किल है लेकिन हम वायरस को भी यूज करते हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है नीट का कि ये कौन से जीनस से बिलोंग करता है। तुम वायरसेस के जीनस नहीं करते हो, लेकिन जहाँ पे एग्जाम्पल आता है उसको याद कर लेते हो। तो इट बिलोंग्स टू ए जीनस न्यूक्लियोफाइलो। इसको कैसे याद रखोगे? बिकुलो से न्यूक्लियो याद रहता है मुझे तुम्हारा पता नहीं, ट्राई करके देखना, ठीक है। और वैसे भी मैंने तुम्हें कहीं पे भी वायरस का कोई जीनस नहीं कराया, इवन एड्स में भी नहीं हम जाते ना, तो सिर्फ यहाँ पर आपने कराया, ठीक है। मैम। ना, इसकी खासियत क्या है कि क्यों हम इस वायरस को यूज करते हैं? एक बार ये क्वेश्चन आया था, दैट इज कि ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये नैरो स्पेक्ट्रम है इंसेक्टिसाइडल। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल मतलब कि कुछ ही इंसेक्ट्स है जिनको ये खाता है, नैरो स्पेक्ट्रम है इसका। वाइड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है मैंने दवाई खाई, अगर मुझे बैक्टीरिया, वायरल, फंगल कोई भी डिजीज है वो ठीक हो रही है, तो ये दवाई ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम की थी, सबको ठीक कर रही है, लेकिन मैंने दवाई खाई और वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मार रही है, तो वो नैरो स्पेक्ट्रम की है। तो नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर चीजों पे वर्क करती है, तो नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। और ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, जिस स्पीशी के अगेंस्ट है ना, जिसको खाता है उसी को नुकसान पहुंचाएगा, बाकियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो इन दो रीजन से हम इसे यूज करते हैं, क्लियर।
ऑल्सो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है एनिमल, प्लांट, बर्ड, फिशेस किसी के ऊपर। तो जो टारगेट दूसरे इंसेक्ट्स है उनको भी ये नुकसान नहीं पहुंचाते। बहुत अच्छा है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको पीवाईक्यू में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरलाइन कर लिया? यो मैम। गुड। यो मैम। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज IPM। मैंने कहा जहां भी आपको मिलता है फुल फॉर्म उसको आप अंडरलाइन कर दोगे, है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है, होलिस्टिक अप्रोच जिसको कहते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स? व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स? सॉइल फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट, बायो Living फर्टिलाइजर होते क्या? हाँ बोलो। living organism used to increase the fertility of the soil. वेरी गुड, ये हुआ ना आंसर उसका कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बायो मतलब लिविंग, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा देते हैं, उनको हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। वेरी गुड निया, ठीक है। सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। एनरिच मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, राइट। अंडरलाइन करो इसकी डेफिनेशन, ये आपको स्कूल में भी आ सकती है, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर देखो, बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगस भी होते हैं, साइनोबैक्टीरियाज भी होते हैं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आप ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे जब हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो आपने एक बहुत अच्छी एसोसिएशन पढ़ी होगी नाइट्रोजन फिक्सेशन में, लेग्यूमिनस प्लांट में, विच इज नोन एज, आपने देखा होगा वहां पे कि जो प्लांट की रूट्स होती है उस पे आके कुछ बैक्टीरिया आके उसके साथ लग जाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि प्लांट खुद सॉइल से नाइट्रोजन खींच नहीं सकता, राइट। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट आपको दालों में मिलता है, तो लेग्यूमिनस प्लांट में आपको ये एसोसिएशन मिलती है। तो मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बढ़ा दी किन्होंने, जैसे राइजोबियम ने। याद आया थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लैब पढ़ा था, ठीक है। वो आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ ये वाला पॉइंट कनेक्ट करके ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इस चैप्टर में इतना याद रख लो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि एजोस्पिरिलियम एंड एजोबैक्टर, ठीक है, इतना याद रख लो, दैट इज सफिशिएंट। नाइट्रोजन साइकिल करेंगे तब ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी एसोसिएशन है माइकोराइजल एसोसिएशन, जिसमें किस किस के एसोसिएशन है? आर से रूट्स और माइको से फंगस। तो फंगस और रूट एसोसिएशन है, राइट। तो न्यूट्रिएंट क्वालिटी सॉइल्स की भी इंक्रीज होती जाती है, राइट। और फंगस सबसे अच्छा काम क्या करते हैं कि वो एब्जॉर्ब करवा देते हैं सॉइल से फास्फोरस प्लांट के लिए। देखो फास्फोरस ऑब्जॉर्व करने में मदद करते हैं, ये बहुत यूनिक पॉइंट है और सिर्फ इस चैप्टर में यहाँ लिखा है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाइट्रोजन आपको दिमाग में आ जाएगा बहुत जल्दी से, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया लिख दोगे, लेकिन कोई पूछेगा फास्फोरस एब्जॉर्प्शन में कौन मदद करता है, दैट इज फंगस, माइकोराइजल एसोसिएशन, क्लियर। और इसके अलावा फंगस आसपास और किसी चीज को उगने भी नहीं देता, ठीक है, तो और इन्फेक्शन उसको हो नहीं पाते, राइट, क्लियर। एनाबिना, नॉस्ट्रोक, ऑसिलेटोरिया, ये सारा आप पढ़ोगे अपना नाइट्रोजन फिक्सिंग साइकिल में, तो वहां पे ज्यादा डिटेल में आएगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बताओ किसी को कोई डाउट? अब जब चैप्टर पढ़ लेते हो ना तो उसकी समरी को पढ़ लिया करो, और कभी कभार मन नहीं होता चैप्टर पढ़ने का तो समरी रीड कर लिया करो। एक बार रीड करके बताओ। माइक्रोब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये बेसिक था, कुछ खास नहीं है। नॉट ऑल माइक्रोब आर पैथोजेनिक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको स्टेटमेंट बेस पे आ सकती है कि सारे माइक्रोब पैथोजेनिक नहीं होते। सही बात है, नहीं होते। मैनी माइक्रोब्स आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। वी यूज माइक्रोब और माइक्रोबियल ड्राइव प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एवरी डे। माइक्रोब को भी यूज करते हैं और उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट को भी ऑलमोस्ट हर रोज यूज करते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैब, जो दूध को कर्ड में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो LAB वैसे मैंने ऊपर पढ़ा था, तो यहाँ अंडरलाइन की जरूरत नहीं थी। डो को फर्मेंट करने के लिए, ब्रेड को फर्मेंट करने के लिए हमें मिलता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। सर्टेन डिशेज, इडली वगैरह बनाने के लिए। तो फर्स्ट पैराग्राफ का समरी है ये। नाउ बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज्ड टू इम्पार्ट पर्टिकुलर टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर टू चीज। तो चीज को फ्लेवर देने के लिए बैक्टीरिया और फंजाई दोनों यूज होता है। हमने बैक्टीरिया का एग्जांपल भी पढ़ा था, पेपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, और फंगस का भी पढ़ा था, रोकी 40 चीज, राइट। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, अल्कोहल बनाने के काम आता है। Antibiotic like penicillin produced by useful microbes are used to kill disease causing harmful microbe. Antibiotics use होती है, जर्नल पॉइंट है। Antibiotic have played a major role in controlling infectious diseases like diphtheria. तो एंटीबायोटिक ने किस किस को ट्रीट किया है? डिप्थेरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वूपिंग कफ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इससे हमें पता चल गया ये 3 बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। देखो ऊपर निमोनिया मेंशन नहीं किया था ना एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ मेंशन किया है ना। पॉइंट जो आप
समरी में अंडरलाइन करते हो क्योंकि ये अलग है, या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर ये अलग है, तो ये लगता है इसको अंडरलाइन कर लिया कि भाई ये भी बैक्टीरियल है। कभी कभार नहीं याद आता, ऐसी चीजें याद आ जाती है अलग से पढ़ी, तो ये लिख लेना बैक्टीरियल। For more than 100 years, microbes are being used to treat sewage. Sewage treatment में हम लिखते हैं by the process of activated sludge formation. तो देखो समरी भी एक्टिवेटेड स्लज की बात कर रही है और किसी की बात नहीं कर रही है। दैट मींस ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो कोई नीट का पेपर बना रहा है वो इसको प्रेफरेंस देगा। अब एक्टिवेटेड स्लज कौन सी स्टेज में बनता था, प्राइमरी सेकेंडरी? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो मैं इसके साथ ही लिख लेती हूँ। और एक्टिवेटेड स्लज बना किसके मिक्सचर से था? प्राइमरी सेडिमेंटेड फ्लॉक्स को कहते थे ना एक्टिवेटेड स्लज, जो नीचे बैठ जाते थे। और फ्लॉक्स क्या होते हैं मैम? जो मास उससे क्या का क्वेश्चन निकल सकते हैं, क्लियर है ना? मिथेनोजन प्रोड्यूस मीथेन गैस, बायोगैस, और बायोगैस हमारे पास कौन सी होती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, H2। मेजर कौन सी होती है इसमें से गैस? मीथेन। राइट, ठीक है, ये भी हमने अंडरलाइन कर लिया। मेन माइक्रोब्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू किल हार्मफुल पेस्ट और प्रोसेसेस को बायो कंट्रोल। ये बायो कंट्रोल को इंपॉर्टेंस देते हैं और नीट पूछता है इससे क्वेश्चन। तो मुझे पता है कि इसकी डेफिनेशन मुझे ऊपर अंडरलाइन करनी है, ठीक है। समरी आपको ये बताती है कि क्या लगता है कि पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इसी को मेंशन करता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के इन्हीं टर्म से होते हैं। बायो कंट्रोल की डेफिनेशन लिख लेना। द बायो कंट्रोल मेजर हेल्प टू अवॉइड हैवी यूज ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड। बायो कंट्रोल की वजह से हम टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स को नहीं यूज करें। देयर इज नीड दीज डेज टू पुश फॉर द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। तो बायो कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर, जो दो टर्म का डिफरेंस हमने कल किया था, वो इन्होंने भी मेंशन करा है। इंपॉर्टेंट है ये, राइट। केमिकल फर्टिलाइजर की जगह ये यूज करना चाहिए। इट इज क्लियर फ्रॉम द डाइवर्स यूजेस ह्यूमन बीइंग हैव पुट माइक्रोब्स टू दैट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेलफेयर। तो समझ आ गया कैसे पढ़ते हो आप अपनी समरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली हमसे क्या पूछ लेंगे। जैसे हाउ डू बायो फर्टिलाइजर एनरिच द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर तुम बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन लिखोगे तो ऑब्वियसली तुम उसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे ना। तो वो माइक ऑफ है। ऑफ है? नो मैम। नो मैम। ठीक है। सो बायो फर्टिलाइजर कैसे यूज करके आप सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हो, तो इसमें कौन से एग्जांपल मेंशन करोगे आप? राइजोबियम, सॉरी, हाँ, माइकोराइजल एसोसिएशन है ना, कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है इनकी मदद से। ये दो चीजें आप मेंशन कर दोगे। पहले डेफिनेशन लिखोगे आंसर की, जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन कर ली, व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर। जब भी कोई टर्म का पूछे ना, उस टर्म को एक्सप्लेन जरूर करते होते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखोगे डेफिनेशन इसकी कि बायो फर्टिलाइजर है क्या, ठीक है। फिर आप लिखोगे एग्जाम्पल की फॉर्म से कि ये कैसे आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। फिर आपके मार्क्स नहीं कर सकते, और एग्जाम्पल के बॉक्स बना लो। जैसे माइक्रोराइजल एक्सप्लेन किया तो ये बॉक्स बना लो, और ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो दूसरा एग्जाम्पल रखते हुए दूसरा पैराग्राफ बनाओ। तो फिर आपके नंबर कैसे कट जाएंगे ना। पर डेफिनेशन जरूर लिखा करो। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंपॉर्टेंस की, हाँ, सबकी इंपॉर्टेंट के बेसिस पे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हर किसी का अलग हो सकता है। एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, यानी कि तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा है। बायोगैस एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा है, आ सकते हैं बायोगैस, मैंने कहा ही था इंपॉर्टेंट पैरा है। सिट्रिक एसिड किससे बनता है पूछ लेंगे। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के बारे में पूछ रहा है। और दही कैसे बनता है, ये सारे हमने ऊपर करे थे। सिंगल सेल प्रोटीन एंड सॉइल। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है? कौन करके आएगा कल ये? सिंगल सेल प्रोटीन मैंने स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आपको पूरा पैरा कराया है। दिव्यांशी? यस मैम। ठीक है, मंडे को पूछूंगी। यस मैम। स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट में करा रखा मैंने। चलो बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? नो मैम। बताएगी